हेलो दोस्तों, पहली क्लास आज अकाउंट्स की। या तो आपने क्लास 11th में कॉमर्स ली है इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर आपने मेरा ई अकाउंटिंग कोर्स ज्वाइन किया है जिसमें आज आपका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, चाहे आप नॉन कॉमर्स हो, आपने मेरा बेसिक कोर्स ज्वाइन किया है, आप कॉमर्स साइड से हो, ये वीडियो आपको देख के ही आगे कोर्स प्रोसीड करना है। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या समझने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम देखेंगे अकाउंट्स के जो कॉर्पोरेट वर्ड में जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो आज की वीडियो में हम लोग पूरा कंफर्म करेंगे, ताकि जब हम आगे के चैप्टर्स करेंगे तो ये चीजें जब बार बार रिपीट होंगी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो एक एक टर्मिनोलॉजी मैं बोलता जाऊंगा। मेक श्योर कि आपके पास एक नोटबुक होगी इस वीडियो को देखते टाइम, और आप एक एक टर्म को लिखेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी लिखेंगे, बाकी आप समझेंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मैं आपको पूरा नोट शेयर कर दूंगा अकाउंटिंग थ्योरी का। राइट, तो पहली टर्म पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अकाउंट्स में सबसे पहली टर्म है एंटिटी। नोट कीजिए अपनी कॉपी में। एंटिटी क्या होता है? एंटिटी का मतलब होता है बच्चे, जिस भी नेचर से हम बिजनेस करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूं, तो मैं अकेले कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूं, तो यानी मेरा बिजनेस हुआ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, अगर यही 2-3 लोग मिलकर करते हैं तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं दोस्तों पार्टनरशिप। यानी एंटिटी क्या हो गई? पार्टनरशिप। इस तरीके से कंपनियां भी बिजनेस करती हैं तो वो भी एंटिटी है। समझ में आ गया आपको? एंटिटी का मतलब जिस फॉर्म में आप बिजनेस करते हो उसे हम बोलेंगे एंटिटी। एक टर्म हो गई दोस्तों। ठीक है, दूसरी टर्म हमारे पास है, मेरे पास मेरी बुक है, मैं उससे देख के बता रहा हूं, और उसी बुक का जो मैंने कंसाइज नोट्स है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप देख लीजिएगा। दूसरा दोस्तों होता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस क्या होती है? जो बिजनेस में सेल होती है, परचेज होती है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, ये सब ट्रांजैक्शंस को ही तो हमें रिकॉर्ड करना है। अभी आप क्लास 11th में है तो नोटबुक में रिकॉर्ड करेंगे, और अगर आप ई अकाउंटिंग का कोर्स कर रहे हैं, जब आप अकाउंटेंट बनेंगे किसी भी ऑफिस में, तो आपको इन्हीं चीजों को कैसे रिकॉर्ड करना है? कंप्यूटराइज रिकॉर्ड करना है। तो उन्हीं ट्रांजैक्शन को ही तो रिकॉर्ड करेंगे आप। सेल हुआ, परचेज हुआ, एक्सपेंस हुआ, प्रॉफिट हुआ, इन्हीं चीजों को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट टर्म्स है दोस्तों कैपिटल। कैपिटल क्या होती है सर? ध्यान से समझिए। जब मुझे कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना था तो मुझे कंप्यूटर लेना था, मुझे मैट लेना था, फर्नीचर लेना था, व्हाइट बोर्ड लेना था, एक प्रोजेक्टर लेना था, बाकी सब चीजें लेनी थी, तब मैं आपको पढ़ा सकूं बेटर क्वालिटी। तो मुझे पहले बिजनेस में क्या लगाना था? कैपिटल लगानी थी, तभी तो मैं बिजनेस कर पाऊंगा। तो जो भी हम पैसा बिजनेस में निवेश करते हैं, पैसा लगाते हैं, उसे हम बोलते हैं कैपिटल। उसे हम टोटल क्या बोलते हैं? कैपिटल। ठीक है, इन्हीं से फिर हम क्या लेंगे? अपनी जरूरतों की चीजें लेंगे, जो अभी आगे टर्म में आएगी। ठीक है, तो कैपिटल क्लियर हो गया। राइट, नेक्स्ट है दोस्तों ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है? ध्यान समझिएगा, बहुत यूज होता है। ड्राइंग्स का मतलब होता है, देखिए मैं और मेरा कोचिंग दोनों अलग अलग है। पहले ध्यान समझिए, एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम पढ़ेंगे बिजनेस कॉन्सेप्ट या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, बिजनेस अलग होता है, बिजनेस का ओनर अलग होता है। तो जब बिजनेस से कोई भी अमाउंट ओनर निकालेगा अपने पर्सनल यूज के लिए, उसे हम बोलते हैं ड्राइंग्स। ठीक है, तो ड्राइंग क्या क्या निकाल सकता है प्रोप्राइटर? या तो वो गुड्स निकालेगा, जिसका आप व्यापार करते हो, गुड्स निकाल लेगा, वो भी ड्राइंग्स है। या फिर वो बिजनेस से कैश निकाल लेगा, बैंक से पैसे निकाल लेगा अपने पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस यूज के लिए नहीं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आओ दोस्तों। हम पहले असेट्स पढ़ते हैं, फिर लायबिलिटीज पढ़ेंगे। असेट्स क्या होता है? एसेट्स का मतलब होता है दोस्तों रिसोर्सेज, जिससे मैं बिजनेस करूंगा। जैसे अभी मैंने बताया था आपको, मैं कंप्यूटर लूंगा, प्रोजेक्टर लूंगा, व्हाइट बोर्ड लूंगा, तभी तो आपको पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, तो ये जो मैं ले रहा हूं ये मेरे लिए क्या है? असेट्स है। असेट्स के बिना तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। इन्हीं असेट्स को ही तो हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये आगे हम पढ़ेंगे। एक इक्वेशन क्या होती है बताओ, रिपीट करो मेरे साथ। असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। असेट्स जितनी हमारी होती हैं वो किसके बराबर होती है? हमारी लायबिलिटी और कैपिटल की। तो असेट्स क्या होता है मैं बता रहा था, असेट्स वो रिसोर्स है जिससे हम बिजनेस करते हैं। अब दोस्तों असेट्स के दो क्लासिफिकेशन है, एक है करंट एसेट्स, एक है नॉन करंट। नॉन करंट का मतलब होता है मोर देन 1 ईयर चलने वाले एसेट, मतलब 3-4 साल तो मेरे बिजनेस में रहेंगे। जैसे मैंने फर्नीचर लिया, फैन लिया, कंप्यूटर लिया, तो ये बताइए मेरे बिजनेस में, मेरे कोचिंग में ये 2-3 महीने के लिए थोड़ी ना है। ये तो मैं जितना चला सकूं, 5-6 साल, 10 साल में, तो कभी नहीं चाहूंगा खराब हो। तो ये मेरे क्या है? लॉन्ग टर्म एसेट्स है, इसे बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। लैंड लेते हैं लोग, बिल्डिंग लेते हैं, बड़ी बड़ी मशीन लेते हैं, कंप्यूटर, ये सब क्या है दोस्तों? नॉन करंट एसेट। तो करंट एसेट्स क्या होता है? जो एसेट्स विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ चेंज होते हैं, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं चेंज, फ्लक्चुएट होते हैं। जैसे मेरा कैश का बैलेंस, जैसे मेरा बैंक का बैलेंस, जैसे अभी हम एक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे डेटर्स, मतलब जिससे मुझे पैसे लेने हैं, वो फ्लक्चुएट होता है। आज पैसे लेने हैं, कल उसने दे दिया। तो ये सब
चीजों को हम क्या बोलते हैं, एसेट्स। कितने एसेट्स हुए बताओ, नॉन करंट और करंट। इसी के अंदर एक क्लासिफिकेशन होती है दोस्तों, टेंजिबल और इनटेंजिबल। जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं उनमें कुछ टेंजिबल है जिसको हम टच कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, यहां से वहां ले जा सकते हैं, और कुछ क्या होता है नॉन टेंजिबल, मतलब जिसे हम इंटेंजिबल भी बोलते हैं, जिसको आप फील कर सकते हैं। जैसे ध्रुव सर की वैल्यू बहुत है, गुडविल बहुत है ना, सर का मतलब फॉर्मूला बहुत अच्छा है, तो ये मेरी जो एसेट्स है इसको आप टच नहीं कर सकते, इसे हम क्या बोलेंगे बताओ, नॉन टेंजिबल या इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, तो ये मैंने पूरा एसेट्स आपका डिस्कस कर दिया। अब आप एक काम करो, एसेट्स का मैंने समझाया, पहले आप यहां तक एक बार एसेट्स का पूरा पढ़ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, राइट। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आता है लायबिलिटीज। क्या होती है लायबिलिटीज, वर्ड से ही पता चल रहा है, लायबिलिटी, मैं लायबल हूं पे करने के लिए। तो लायबिलिटीज मतलब होता है देनदारियां जो मुझे चुकानी है। तो बिजनेस ऐसा बहुत ही कोई रेयर ही बिजनेस होगा इसके पास लायबिलिटीज ना हो, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, लोन लेके या किसी से पैसा लेके बिजनेस शुरू करते हैं। हालांकि कई डेट फ्री कंपनी भी होती है जो लोन नहीं लेती, अपने पैसा लगाती हैं। तो लायबिलिटीज क्या हो गई, देनदारियां। अब फिर से बच्चों लायबिलिटी दो टाइप की होती है, एक करंट लायबिलिटी और दूसरा बताओ, बोलो मेरे साथ, नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का मतलब फिर से वही वर्ड जो करंट एसेट्स में पढ़ा था, जो लायबिलिटी मुझे विद इन अ ईयर पे कर देनी है, मुझे विद इन अ ईयर पे कर देनी है, उसे हम बोलते हैं करंट लायबिलिटी। जैसे मैंने किससे 3 महीने के लिए लोन लिया, या बिजली का बिल आया मैंने नहीं दिया, 2-3 दिन में दे दूंगा, 2-3 महीने में दे दूंगा, है ना, या मैंने किसी की सैलरी नहीं दी मैं पे कर दूंगा, या तो जैसे मैंने किसी सामान खरीदा उसको पैसे नहीं दिए, ये सब मैं विद इन ईयर ही पे कर दूंगा, इसको 5-6 साल तक थोड़ा ना ले जाऊंगा, वो फिर मुझे सप्लाई नहीं करेगा। नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है, जैसे लोन आपने लिया तो बैंक वाले आपको थोड़ा टाइम देते हैं, 3-4 साल बाद आप आराम से थोड़ा थोड़ा पे कर सकते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती है बिजनेस की। ठीक है, तो लायबिलिटी के 2 टाइप्स हो गए। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास टर्म्स है, एसेट्स हो गया, लायबिलिटीज हो गया। आगे हमारे पास आता है एक्सपेंडिचर। बहुत बड़ा डिस्कशन है यहाँ पे, और इसका जो है एक वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा जिसमें पूरा मैंने समझाया है एक्सपेंडिचर के टाइप, रेवेन्यू, कैपिटल और डेफर्ड, उसको आप देख लीजिएगा, राइट। तो इसको समझते हैं, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, तो आपको पता ही है, खर्चे। तो बिजनेस में बहुत प्रकार के खर्चे होते हैं, तो उसके हम 2 टुकड़े करते हैं, छोटे मोटे खर्चे, डेली वाले खर्चे, और एक बड़े खर्चे और जो कभी कभी होते हैं। जैसे सपोज कीजिए मुझे कंप्यूटर का बैच पढ़ाना है और मेरे पास अभी सपोज कीजिए 10 पीसी है, आई हैव 10 कंप्यूटर्स। अब मुझे लगता है कि मेरे पास रिस्पांस बहुत अच्छा है, मेरे पास बच्चे ज्यादा आ रहे हैं और मुझे बैचेस को ना बढ़ाना पड़ेगा, और एक बैच में नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ाने पड़ेंगे। तो व्हाट आई एम थिंकिंग इज, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कंप्यूटर 10 और ले लेता हूँ। तो ये जो 10 कंप्यूटर मैंने लिया है, क्या बताओ ये मेरा छोटा मोटा खर्चा है? क्या ये बार बार होगा खर्चा? क्या मैं हर दिन कंप्यूटर ही लूंगा? नहीं, ये मेरा वन टाइम एक्सपेंडिचर है, इसे हम बोलते हैं बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिपीट करो, ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे आपका एसेट्स बढ़ता है, जिससे आपकी पूंजी बढ़ती है, ये डेली के खर्चे नहीं है, इसे हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसका रिवर्स आ जाओ, छोटे मोटे खर्चे हैं, डेली बेसिस के हैं, महीने महीने होते हैं, और वो उसको आप रोक भी नहीं सकते, वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे सैलरी देनी है मुझे साफ सफाई का खर्चा देना है, मुझे टेलीफोन का बिल देना है, इंटरनेट का बिल देना है, बिजनेस का प्रमोशन हर महीने करना है, तो ये डेली के खर्चे, मंथली खर्चे हैं, और इनसे ज्यादा लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिलना, शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलना है। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो 2 कौन से पढ़े हमने, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। तो कैपिटल हो गया हमारे पास और रेवेन्यू हो गया। ये किसकी क्लासिफिकेशन थी, ये एक्सपेंडिचर की 2 क्लासिफिकेशंस थी। एक होता है डेफर्ड रेवेन्यू, वो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में समझाया, वो आप देख लेना, यहाँ पे ज्यादा उसको लेंथी वीडियो बन जाएगी ये वाली, तो अभी आप इतना ही समझिए। एक्सपेंडिचर कितने टाइप के बच्चों, 2 प्रकार के, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये हमें समझ में आता है। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये क्या होते हैं सर, ध्यान समझिएगा। प्रीपेड का मतलब होता है कोई खर्चा आपने टाइम से पहले दे दिया। जैसे मेरे पास जो बच्चे आते हैं वो फीस मुझे पे करते हैं, तो उनके लिए फीस क्या है, एक्सपेंडिचर। बट मैं फीस कैसे लेता हूं, मोस्टली इंस्टीट्यूट कैसे लेते हैं, एडवांस में फीस लेते हैं। यानी अभी कोचिंग आपने पूरी नहीं की, कोर्स फिनिश नहीं किया, बट यू हैव पेड द फीस, तो आपके लिए वो फीस एक्सपेंस है। और वो कैसा एक्सपेंस है, प्रीपेड। प्रीपेड है आपके लिए वो फीस, क्योंकि आपने टाइम से पहले पे कर दिया। जैसे हम मोबाइल में रिचार्ज करते हैं, अभी हमने पूरे महीने यूज नहीं किया, बट हमने पहले ही रिचार्ज करा लिया, इसे प्रीपेड बोलते हैं। ठीक है, प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग क्या होता है सर, आउटस्टैंडिंग होता है कोई खर्चा है जिसको आपको पे करना है, उसकी डेट आ चुकी है, बिल आपके पास आ चुका है, लेकिन आपने पे नहीं किया है, उसे हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। इसे हम ड्यू भी बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं बताओ, ड्यू। एनी एक्सपेंडिचर विच इज ड्यू बट नॉट पेड, दैट इज आउटस्टैंडिंग।
ये हमारे पास हो गया दोस्तों। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे पास आती है ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ये क्या होता है सर? ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है जिसमें आप बिजनेस करते हैं और जो आपका ग्रॉस कलेक्शन है उसमें आपने माइनस किया अपने डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। तो जो भी आपकी कलेक्शन है बिजनेस से, जैसे मान लीजिए मैं कोचिंग करता हूं, तो कोचिंग से जो मुझे फीस आती है और कोचिंग से रिलेटेड जो मैंने खर्चे किए उसके बाद जो मेरा पैसा बचा उसे हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट क्या है सर? नेट प्रॉफिट में वो सारे खर्चे, नेट प्रॉफिट निकालते टाइम ग्रॉस प्रॉफिट के बाद भी वो सारे खर्चे निकालो जो और भी आपके हुए, जो कोचिंग के अलावा है, जैसे सैलरी में दे रहा हूँ, सफाई का खर्चा दे रहा हूँ, एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ। तो ये हमें क्लासिफिकेशन अलग पढ़ेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, ये क्लासिफिकेशन है दोस्तों, एक नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। अभी इतना समझिए, ग्रॉस प्रॉफिट जो आपके ग्रॉस बिजनेस से आता है, नेट प्रॉफिट जो आपके ओवरऑल खर्चे, सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचा उसे हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट, राइट। चलिए, ये हमारे पास आता है। उसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे पास आती है, ध्यान समझिएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसे हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये क्या होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? जैसे मान लीजिए मैं ट्यूटर हूं और मेरे मल्टीपल वर्क है, आई टीच, I do counseling sessions, I attend seminars, right? I have multiple tasks from which I earn the revenue. But आप पूछोगे सर आपका प्राइमरी वर्क क्या है? What actually you do? What mostly you do? What is your profession? तो मैं बोलूंगा बेटा मेरा मेन काम है कोचिंग, बट उसके अलावा भी मैं कुछ चीजें करता हूँ। पर तो मेरा रेवेन्यू, आप पूछोगे सर किससे है? तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है मेन बिजनेस। जैसे जो ट्रेडर है, जो सामान खरीदते हैं बेचते हैं, तो उनका रेवेन्यू ऑपरेशन क्या हुआ? सेल हुआ। डॉक्टर है, उसका रेवेन्यू ऑपरेशन क्या हुआ? सर्विस हुआ, ठीक है ना, कंसल्टेंसी सर्विस हुआ। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब जो आपका मेन बिजनेस है उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेक्स्ट है दोस्तों स्टॉक, इन्वेंट्री भी बोलते हैं। स्टॉक इन्वेंट्री क्या होता है? जिसका भी आप व्यापार करते हैं उस गुड्स को, उस आइटम को, उसे हम बोलते हैं स्टॉक। जैसे मान लीजिए मेरी गारमेंट की शॉप है, तो मेरे लिए गारमेंट्स में मैं पैंट सेल करता हूँ, शर्ट सेल करता हूँ, ट्राउजर्स हैं, टी शर्ट्स हैं, ये मेरा क्या है? स्टॉक है, इसे हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं। इन्वेंट्री तीन टाइप की होती है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। रिपीट करो, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। तो रॉ मटेरियल क्या होगा? अगर मान लीजिए मैं कपड़ा बना के बेचता हूं, तो जो मैं खरीदता हूं कपड़ा बनाने के लिए वो रॉ मटेरियल है। जब मेरा कपड़ा बन रहा होता है, बनने की स्टेज में होता है, रॉ मटेरियल, सॉरी, वर्क इन प्रोग्रेस। और जब वो बन जाता है, पैकेट हो जाता है, सेल के लिए अवेलेबल है, उसे हम क्या बोलते हैं? फिनिश गुड्स। यहां तक एक बार आप पढ़ लीजिए जो भी टर्मिनोलॉजी है, फिर उसके बाद हम करते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों टर्म्स आती है, परचेज क्या होता है और सर सेल क्या होता है। बहुत आसान है, नाम से ही पता चल रहा है। हम अपने बिजनेस में कई सारी चीजें खरीदते हैं जिससे हमें हेल्प मिलती है, तभी तो आगे हम फर्दर सेल कर पाएंगे। देखो, एक कोचिंग इंडस्ट्री क्या है, एक सर्विस इंडस्ट्री, मैं अलग से वीडियो में बताऊंगा। सर्विस इंडस्ट्री, ट्रेडिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो देखिए दो तीन प्रकार की सर्विसेज हमारे पास है। जैसे कोचिंग इंडस्ट्री है, जो मैं पढ़ाता हूँ, मैं कोई गुड्स नहीं देता आपको, मैं सर्विस देता हूँ, तो हमें क्या बोलेंगे आप? सर्विस इंडस्ट्री। जैसे आप पैंट शर्ट खरीदते हो, अपना राशन खरीदते हो, तो वो क्या है? ट्रेडिंग इंडस्ट्री है। वो गुड्स परचेज करते हैं और फिर आपको सेल करते हैं, सस्ता खरीदते हैं, महंगा बेचते हैं, यही उनका बिजनेस है। तो मैं क्या समझा रहा हूं? परचेज उनके लिए क्या है? जो ट्रेडिंग इंडस्ट्री है उनके लिए एक्सपेंडिचर है। सेल क्या है? उनके लिए रेवेन्यू है, उनके लिए इनकम है। तो परचेज सेल बड़ा आसान है। अब आप बोलोगे सर आपके लिए कोई परचेज है ही नहीं, आप तो सर्विस देते हो। नहीं, मैं भी तो चीजें परचेज करता हूं दोस्तों, बट हाँ ये है कि मेरा रेवेन्यू परचेज कम है, कैपिटल परचेज ज्यादा है। जैसे कंप्यूटर खरीदता हूं, टीवी खरीदता हूं, टेलीविजन आपको टेलीकास्ट करने के लिए, प्रोजेक्टर खरीदता हूं, कंप्यूटर खरीदता हूं, व्हाइट बोर्ड खरीदता हूं, पेन टैब खरीदता हूं, इनसे आपको पढ़ाता हूं। तो ये मेरे क्या है? ये भी तो परचेज है, बट ये कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं। तो सर मेरे लिए डेली परचेज खर्चे कौन से हैं? जैसे मुझे मार्कर खरीदना है, ठीक है, मुझे आपके नोट्स प्रिंट आउट कराने, तो ये मेरे एक्सपेंडिचर्स हैं, ये भी मेरे परचेज है, ठीक है। तो परचेज से समझ में आता है। तो ट्रेडिंग इंडस्ट्री के एंगल से पढ़ो आप, अभी जो ट्रेड करते हैं, खरीदते बेचते, उनका जो व्यापार है, ठीक है। तो परचेज सेल समझ में आता है, इन्हीं से निकल के आता है परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। यही टर्मिनोलॉजी आगे है। परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है? मैंने किसी से गुड्स खरीदा, मुझे पसंद नहीं आया, तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया, इसे बोलते हैं परचेज रिटर्न। इसका एक और वर्ड है, कई बुक में आप देखोगे, क्या लिखा होगा? रिटर्न आउटवर्ड। क्या लिखा होगा? रिटर्न आउटवर्ड, मतलब मैंने रिटर्न करी, आउट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया सामान। ऐसे ही सेल रिटर्न होता है, उसका दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि मैंने सेल करी थी, कस्टमर को पसंद नहीं आई और उसने मुझे रिटर्न कर दिया, तो सामान मेरे पास वापस क्या आ गया? इनवर्ड, मेरे पास सामान इनवर्ड हो गया। क्लियर? ये टर्मिनोलॉजी हमने समझ ली, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न। अब हम समझते हैं वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल टर्म जो इन्हीं से बन के आया, डेटर एंड क्रेडिटर।
इसके लिए मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। चलिए आ जाओ राहुल तुम वीडियो में आओ। ये मैं आपको एग्जांपल दूंगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी परचेज सेल क्या होता है। देखिए अब ये है जिनको मैं गुड्स बेचता हूँ, ठीक है, ये मेरे कस्टमर है, इनको मैं और क्या बोल सकता हूँ, कस्टमर है। तो इसी कस्टमर को अकाउंट्स में हम लोग बोलते हैं दोस्तों डेटर। क्या बोलते हैं, डेटर बोल दो, कस्टमर बोल दो, ठीक है, वेंडर बोल दो, इसे हम क्या बोलते हैं, डेटर। अब इनको मैं गुड्स सेल करता हूँ। देखो मैंने इनको पेन दिया, अब ये पेन खरीद रहे हैं, और जब ये खरीदते हैं तो या तो ये मुझे पैसे दे देंगे, अच्छी बात है। अगर पैसे नहीं देते तो मैं इनका नाम लिखूंगा बुक में। क्या नाम है, राहुल। भाई राहुल ने मुझसे इतने पेन लिए हैं, मैं इनसे पैसे कितने दिन बाद दे दोगे पैसे, भैया 5 दिन बाद दे देना। इन्होंने मुझे बोला है 5 दिन में पैसे दे देंगे, तो इनका नाम अपनी बुक्स में लिखूंगा। उस नाम की कैटेगरी को बोलते हैं डेटर्स। अब क्या सिर्फ राहुल को ही मैं पेन बेचता हूँ, क्या सिर्फ राहुल को बेच के मैं कमाई कर लूंगा? कितने लोग आते हैं, राहुल आया, धीरज आया, विशाल आया, नितिन आया, ऐसे बहुत सारे बच्चे आए, ये सब मेरे क्या हो गए, डेटर्स हो गए। ठीक है, ये आपको समझ में आया? ये छोटा सा नाटक नहीं, ये आपको समझाने के लिए बेटर तरीका है। एक शॉप को इमेजिन करो, आप कितने लोग आते हैं, तो मैंने क्या समझाया, कैश में अगर कोई लेगा तो उसका नाम नहीं लिखना, मुझे क्या करना है पूरी लिस्ट बना के। लेकिन जो उधार लेगा, उधार से बिजनेस चलता है, आप भी तो कितना सामान उधार खरीदते हो, तो आप जिससे हम उधार, जिसको हम बेचते हैं उसको हम बोलते हैं डेटर। अब इसका उल्टा, अब ये कौन है जो मुझे सामान देते हैं, भैया मुझे पेन दो, भैया मुझे और पेन दो, मुझे ना बेचना है, और पेन दो, और पेन दिखाओ। ये देखो अब मैं इनसे पेन खरीद रहा हूं, अब इनको मैं पैसे दूंगा, भैया अभी पैसे नहीं है, आप एक काम करो, मुझे 10 दिन का टाइम दो, मैं आपको सारे पेन का पैसा दे दूंगा। ठीक है, तो ये इन्होंने मुझे टाइम दिया, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, वो पर्सन जिससे हम सामान, जिससे हम अपना स्टॉक खरीदते हैं, उसे हम बोलते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर, तो कई बुक में आप देखो सन्ड्री क्रेडिटर वर्ड लिखा होता है, सन्ड्री डेटर लिखा होता है। सन्ड्री का मतलब होता है कई क्रेडिटर डेटर का ग्रुप, सन्ड्री। ठीक है, तो ये क्रेडिटर हो गए जिससे मैंने सामान लिया और मैं उनको पैसे दूंगा। ठीक है भैया, ये लो मेरे गोडाउन में आप रखवा देना, मैं आपको 5 दिन में पैसे दे दूंगा। ठीक है दोस्त, ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर डेटर हो गया। यहां तक आप पहले 4 टर्मिनोलॉजी पढ़ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, राइट। नेक्स्ट दोस्तों, अब हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी है वो है हमारे पास वाउचर और डिस्काउंट। 2 टर्म समझते हैं। सर ये वाउचर क्या होता है? वाउचर क्या होता है, जब भी आप किसी से खरीदते हो या आप किसी को बेचते हो, तो आपने सुना होगा बिल लिख के दिया जाता है, उसे इनवॉइस भी बोलते हैं, उसे हम एक तरीके से परफॉर्मा भी बोलते हैं। ठीक है ना भैया, बिल दे देना। अब जैसे ये है, अभी मैंने समझाया था डेटर क्रेडिटर का एग्जांपल, अब इन्हीं को मैं एक तरीके से एग्जांपल ले रहा हूँ। भैया आप मुझे ना सामान दो, अब मैं इनसे क्या खरीद रहा हूँ, ये सामान खरीद रहा हूँ, ये मैं रजिस्टर पेन, मेरी स्टेशनरी की शॉप है, मैं ये खरीद रहा हूँ। अब इतना खरीदा मैंने, अब भाई मुझे प्रूफ चाहिए ना परचेज का, कल के दिन का सामान खराब निकल जाए तो वापस करने का मेरे पास अधिकार होना चाहिए। तो मैं इनको बोलूंगा भैया आप इनका ना बिल बना दो और इनका सारा अमाउंट बता दो कौन कितने का है, और मुझे अगर कोई डिस्काउंट देना है तो दे दो आप, तो बिल बना दो भैया, ये बिल है ना, ठीक है, देखिए ये बिल है। इसी तरीके से हर बिजनेस का अपना एक बिल का तरीका होता है, फॉर्मेट होता है, वो आप देख लेना कभी प्रैक्टिकली जाना तो बिल, वाउचर, कैश मीमो, इनवॉइस, ये सब क्या है, प्रूफ ऑफ परचेज एंड सेल। और जब कभी इनको मैं बेचूंगा तो ये भी मुझसे बिल मांगेंगे, तो मेरी तरफ से भी ये जो बिल है इनके पास जाएगा। तो अकाउंटिंग में दोस्तों हर चीज, हर एंट्री इनवॉइस से रिकॉर्ड होती है। जब आप बिजनेस में अकाउंट्स करेंगे, जब आप अकाउंटेंट बनेंगे ये अकाउंटिंग कोर्स करके, ठीक है, तो आपको बिल बनाना, अकाउंटेंट का काम ही क्या है, बिल बनाना, सेल के बिल, परचेज के बिल, खर्चे के बिल, है ना, जर्नल के बिल, बहुत सारे बिल बनाना सीखेंगे हम आगे क्लासेस में। तो बिल समझ गए आप, वाउचर समझ गए, इनवॉइस। आप समझते हैं डिस्काउंट, नाम से पता चल रहा है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट दोस्तों 2 टाइप के होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। अब ये क्या है, दोनों का फर्क क्या है सर? देखिए जब मैं इनसे खरीदता हूं, तो मान लीजिए मैं इनसे 1 2 3 इतने आइटम खरीद रहा हूं, मैं बोल रहा हूं भैया एक काम करो 10 पेन भी दे दो, है ना। अब मैं इनसे सोच रहा हूं कि बार बार आना पड़ता है, मुझे आप इकट्ठा सामान दे दो, मैंने ये सारा खरीद लिया। अब इतना खरीदने के बाद मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा भैया एक पेन 10 रुपए का है ना, और ये कॉपी 20 रुपए की, भैया मैंने इतना सामान लिया, कुछ कम कर दोगे? तो अगर मैं क्वांटिटी ज्यादा लेने की वजह से डिस्काउंट मांगता हूं, तो ये मेरा ट्रेड डिस्काउंट। अगर ये मुझे देते हैं तो इनके एंगल से ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है जब हम बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए या ज्यादा ट्रांजेक्शन करने के लिए ये जब खुश होते हैं तो मुझे क्या देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, अब मैं लेके चला गया। अब इन्होंने मुझे बोला कि अगर आप 50% पेमेंट अभी देते हो,
तो ये 5% 10% डिस्काउंट और दे देंगे मुझे। तो अब जब पैसा देने की वजह से जो मुझे डिस्काउंट मिल रहा है उसे हम बोलते हैं क्या, कैश डिस्काउंट। तो याद रखेंगे, एंट्री में हम लोग डिस्काउंट को, ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंटिंग नहीं करते, सीधा हम उसको लेस करके फिर रिकॉर्ड कर देते हैं, किसको, बाकी वैल्यू को। लेकिन कैश डिस्काउंट को हमें दिखाना होता है। आगे क्लास में पढ़ाऊंगा, अगर डिस्काउंट मिला है तो हमारी इनकम है, डिस्काउंट हमने दिया है कैश डिस्काउंट तो हमारा एक्सपेंडिचर है, उसको हम डेबिट करेंगे। ये डेबिट क्रेडिट के रूल हम बाद में सीखेंगे, राइट। तो ये मैंने आपको समझा दिया डिस्काउंट कितने टाइप का होता है, डिस्काउंट देते भी हैं, मिलता भी है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। इतना एक बार आप पढ़ लीजिए, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं, राइट। तो अब हम देखते हैं रिबेट क्या होता है। सर एक रिबेट नाम की चीज भी होती है। रिबेट क्या होता है, डिस्काउंट तो हमने पढ़ लिया, रिबेट कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम कोई चीज खरीद रहे हैं और वो इन्वेंट्री जो है, जो भी जिसे हम खरीद रहे हैं उसे पता है कि उसका सीजन खत्म होने वाला है। जैसे मान लीजिए अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, जुलाई का महीना है और बहुत गर्मी है, तो अभी जो है जो सर्दियां आने वाली हैं या सर्दियों के अभी जो आइटम है वो सस्ते मिलेंगे। ये ऐसे मानिए आप जब अक्टूबर नवंबर शुरू होगा तो उस टाइम गर्मियां खत्म होकर सर्दियां शुरुआत होंगी, तो गर्मियों के कपड़े उस टाइम जो सेलर होंगे वो कम रेट पे सोचेंगे निकालो इनको। तो जब हम इन्वेंट्री को क्लियर करने के लिए, या ऐसे मानिए स्क्रैप इन्वेंट्री, खराब इन्वेंट्री को लगता है कहीं पूरी खराब हो जाए तो आप इसको किसी तरीके से निकाल दो, इसे हम बोलते हैं रिबेट। मतलब रिबेट दे के मैं उसको निकाल दूंगा, चलो एक पीस 2000 रुपए का है, आप चलो 1500 दो, है ना। 1 किलो का रेट 40 है, चलो आप 30 रुपए किलो निपटाओ, मतलब खत्म करो इन्वेंट्री को, इसे हम बोलते हैं रिबेट। तो रिबेट भी हमारा क्या है, जब हमें मिलेगा तो हमारी इनकम है, जब हम किसी को रिबेट देंगे तो नुकसान है। और याद रखिए इसे हम अकाउंट्स में दिखाते हैं, शो करते हैं, राइट। नेक्स्ट आइए दोस्तों, बहुत ही अच्छी टर्म है बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट क्या होती है, देखिए अभी हमने पढ़ा असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, ये सब पढ़ा। तो एक ऐसी स्टेटमेंट दोस्तों जो हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर बिजनेस बनाता है और दिखाता है कि मेरी पोजीशन क्या है, मेरे एसेट्स क्या हैं, मेरी लायबिलिटीज क्या हैं, मेरे नॉन करंट एसेट्स क्या हैं, मेरे करंट एसेट्स क्या हैं, मेरी कैपिटल कितनी है, मुझे देना कितना है, मुझे लेना कितना है। तो ये स्टेटमेंट हम बनाएंगे, हर साल के एंड में हम बनाएंगे और गवर्नमेंट को दिखाएंगे, अपने इन्वेस्टर को दिखाएंगे, अपने ओनर को दिखाएंगे। हम कौन है, अकाउंटेंट, हम सबको दिखाएंगे। तो इसे हम बोलते हैं, वो स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट। वेरी क्लियर। नेक्स्ट टर्म है दोस्तों हमारे पास बैड डेट्स। बैड क्या होते हैं, बैड मतलब खराब, बैड डेट, डेट का मतलब डेटर। ऐसे डेटर जिनसे मुझे पैसे लेने थे, किसी रीजन से उन्होंने बोला भैया हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे। मैंने बहुत मांगने की कोशिश की, बहुत ज्यादा उनको डिस्काउंट दिया, फिर भी उन्होंने बोला कि भैया हम नहीं दे पाएंगे। और ये हर इंडस्ट्री में होता है, चाहे आप सर्विस इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, कोचिंग कराते हो, दुकान आपने ओपन करी हो, आपका बहुत बड़ा कुछ भी बिजनेस हो, आपके पैसे कहीं ना कहीं किसी से डूबने ही होते हैं। उस डूबने के जो खर्चे को, जो नुकसान हो गया, उसे हम बोलते हैं बैड डेट्स। क्लियर। नेक्स्ट बैलेंस शीट हो गई हमारे पास, बैड डेट्स हो गए। अब आते हैं एक वर्ड डेप्रीसिएशन। ये क्या होता है डेप्रीसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है दोस्तों, जो हमारे असेट्स हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था, मैंने कंप्यूटर खरीदा, मैंने लैपटॉप खरीदा, मैंने फैन खरीदा, टेलीविजन खरीदा, ये सब आपको पढ़ाने के लिए जो मैंने असेट्स खरीदे, उनकी वैल्यू धीरे 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 क्या होती है, कम होती रहती है। और उनकी वैल्यू में जो गिरावट है उसको हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेप्रीसिएशन इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम। तो उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, उसको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि हमारा नुकसान है, राइट। नेक्स्ट दोस्तों एक टर्म है इंसॉल्वेंट। ये क्या होता है सर, बहुत जगह आपने सुना होगा, फिल्मों में सुना होगा, इंसॉल्वेंट, फलाना पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया। हिंदी में क्या बोलते हैं, दिवालिया। तो अभी मैंने पढ़ाया था आपको बैड डेट्स। तो बैड डेट्स क्यों हो गया, या तो पैसे नहीं देना चाह रहा, कंजूस है ना, भाग के चला गया, वो तो मेरा नुकसान हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे एक रियल लाइफ में मैं आपको बताऊं, अमिताभ बच्चन सर एक टाइम में इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए थे, तब उनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी। तो इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि भाई हम कोर्ट के पास जाते हैं और बोलते हैं भैया हमारी इतनी लायबिलिटीज हो गई हैं और हमारे एसेट्स को पे करने के लिए नहीं है, तो हमें कोर्ट डिक्लेयर कर देता है इंसॉल्वेंट। मींस वी आर नॉट एबल टू पे आवर डेट्स, हम अपनी लायबिलिटीज पे नहीं कर सकते, तो हम क्या है, इंसॉल्वेंट। ठीक है। टेक्स्ट ये हो गया हमारे पास दोस्तों। फिर आता है एक टर्म प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर शुरू से ही पता चल गया, मैंने आपको एंटिटी समझाया था। एंटिटी क्या है, बिजनेस, और प्रोप्राइटर क्या है, बिजनेस को चलाने वाला। कोचिंग इंस्टीट्यूट आप पढ़ने आते हो, मैं कौन हूं, प्रोप्राइटर, मतलब मैं इसको चला रहा हूं, आई एम दी ओनर।
तो प्रोप्राइटर का मतलब हु इज रनिंग द बिजनेस। और प्रोप्राइटर का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो सिर्फ किस में आता है, सिंगल ओनरशिप में। मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट मेरा है, मैं चला रहा हूं, लेकिन अगर यही कंपनी होता तो वहां प्रोप्राइटरशिप नहीं होता, वहां शेयर होल्डर वर्ड यूज होता है। पार्टनरशिप में प्रोप्राइटर नहीं होता, उसमें पार्टनर्स होते हैं उसके मालिक, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास मालिक को हमने क्या बोला, प्रोप्राइटर। तो इस तरीके से हमने दोस्तों जो भी एक स्मॉल स्मॉल टर्म्स थी वो मैंने कोशिश की मैंने इस वीडियो में समझाने की। फिर भी अगर कोई टर्म्स रह जाती है या आपको लगता है आपने कहीं पढ़ी और आपको मैंने डिस्कस नहीं की, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप वहां से कर सकते हैं, राइट। ई अकाउंटिंग कोर्स के लिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरे कोर्स को आप ढंग से कीजिए। आई एश्योर कि अकाउंट्स वर्ल्ड में आपका करियर एकदम बहुत ज्यादा ब्राइट है और इतना स्कोप है इस कोर्स में। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं अगर आपने मेरा 5 मंथ का कोर्स ढंग से किया तो आपका फ्यूचर सिर्फ इसी कोर्स के दम पे अपनी लाइफ को बहुत अच्छा स्पेंड कर सकते हैं, बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं। और अगर आप क्लास 11th में हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर चूजिंग कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स मैं आपको बता दूं वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्ट्रीम इन द वर्ल्ड। आप पूरी दुनिया को एक कॉमर्स के एंगल से देखिए, बहुत अच्छे इसमें सब्जेक्ट्स हैं, बहुत अच्छे इसमें स्ट्रीम्स हैं। आप आगे चल के बहुत अच्छा इसमें नाम भी कमा सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। सो दिस इज ध्रुवकांत शर्मा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।